अक्टूबर 1971 की बात है। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी और मुक्ति वाहिनी के बीच सिविल वॉर चल रहा था और इंडियन आर्मी पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रही थी। तब एक दिन अचानक भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल एसएम नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे। कुछ देर बाद इंदिरा ने उनसे मीटिंग की। तब नंदा ने पूछा, अगर हम कराची पोर्ट पर हमला करें तो क्या इससे सरकार को कोई आपत्ति होगी? इस पर इंदिरा ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तब नंदा बोले, 1965 में नेवी से खास तौर पर यह कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा के बाहर कोई कार्रवाई ना करे। इंदिरा समझ गई और बोली, इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर, यानी कि अगर लड़ाई है तो लड़ाई है। इंदिरा की इस बात का मतलब नंदा समझ गए। परमिशन मिलते ही वो कराची पोर्ट पर अटैक की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इसके लिए नेवी को चाहिए थी कुछ अपग्रेडेड बोट्स जो कराची पोर्ट पर अटैक कर सके। इन बोट्स के लिए भारत ने रूस से डील की और यह तय हुआ कि रूस भारत को मिसाइल बोट्स देगा। कहते हैं कि उन दिनों नंदा ने ब्लिट्ज न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने नौसेना के अपने करियर की शुरुआत कराची से की थी, इसीलिए मुझे कराची पोर्ट के पूरे लेआउट का अंदाजा है। अगर हमें मौका मिलता है तो हम कराची पोर्ट पर आग लगाने से चूकेंगे नहीं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि एडमिरल नंदा पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए इतना बेकरार क्यों थे? इसकी वजह थी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। उस जंग में पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब में बुरी तरह मात खा रहा था। इसीलिए पाकिस्तानी नेवी ने अपने वॉरशिप पीएनएस खैबर का सहारा लिया और गुजरात के द्वारका नेवल बेस पर मिसाइल अटैक कर दिया। इंडियन नेवी के रडार और लाइट हाउस खैबर के मेन टारगेट थे। उसने एक के बाद एक लगातार कई मिसाइलें बरसाई जिन्होंने रेलवे गेस्ट हाउस समेत कुछ इमारतों को नुकसान भी पहुंचाया। कहते हैं कि उस वक्त इंडियन नेवी पाकिस्तान के इस हमले का जवाब देना चाहती थी, लेकिन सरकार ने स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से उसे रोक लिया और डिफेंसिव मोड में ही रहने के लिए कहा। यूं तो पीएनएस खैबर के ज्यादातर मिसाइल समंदर की रेत पर गिरकर बर्बाद हो गए थे और इंडियन नेवी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जवाबी हमला ना कर पाने की कसक हमारे नौसैनिकों में अब भी बाकी रह गई थी। इसीलिए जब 1971 में उन्हें मौका मिला तो वो इसे चूकना नहीं चाहते थे। इंडियन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी ने यह पहले ही तय कर लिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग दिसंबर में लड़ी जाएगी, लेकिन नेवी ने अक्टूबर में ही इस जंग की तैयारियां शुरू कर दी। नेवी ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन ट्राइडेंट। नेवी की वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसने कराची पोर्ट पर ऐसी आग लगाई कि ये पोर्ट धूं धूं करके जलता रहा। 7 दिनों तक आग को बुझाया नहीं जा सका और हालात ये हो गए कि वहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच सकी। कैसे किया था इंडियन नेवी ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला और क्या है ऑपरेशन ट्राइडेंट की सच्ची कहानी, इसे जानने के लिए हमें चलना होगा 1966 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 65 की जंग खत्म होते ही इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को यह एहसास हुआ कि अब नेवी को भी मजबूत बनाने का वक्त आ गया है। इसके लिए भारत के उस वक्त के रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान ने ब्रिटेन से मॉडर्न सबमरीन खरीदने के लिए बात की, लेकिन ब्रिटेन मॉडर्न पनडुब्बियों की बजाय बेकार पड़ी 20 साल पुरानी पनडुब्बियां देने की पेशकश करता है। ब्रिटेन के इस रुख से चौहान को काफी गुस्सा आया और एक डेलीगेशन को लेकर वो यूएसएसआर पहुंचे। मॉस्को ने इस इंडियन डेलीगेशन का खुले दिल से वेलकम किया और सबमरीन के साथ साथ फ्रिगेट, लैंडिंग शिप और मिसाइल बोट्स देने के लिए भी तैयार हो गया। रूस के नेवी चीफ एडमिरल गोर्शकोव इस एग्रीमेंट का लेआउट तैयार करते हैं, जिसके मुताबिक इंडिया को ये सबमरीन और फ्रिगेट अगले 3 साल में मिलने थे। 5 जुलाई 1967 रूस से पहला सबमरीन विशाखापट्टनम पहुंचा। नाम था आईएनएस कलवरी। इसके बाद लैंडिंग शिप और फ्रिगेट पहुंचे और अब बारी थी मिसाइल बोट्स की। लेकिन मिसाइल बोट्स को भारत भेजने से पहले कैप्टन के नैयर की लीडरशिप में इंडियन नेवी की एक टीम को रूस के व्लादिवोस्तोक सिटी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां उन्होंने देखा कि इन बोट्स का निशाना बेहद सटीक था। भारतीय नौसैनिक न सिर्फ इन्हें चलाना सीखते बल्कि साथ ही साथ रशियन लैंग्वेज में भी कमांड हासिल कर लेते हैं।
लेकिन असली समस्या पैदा होती है इन बोट्स को भारत भेजने के वक्त। वो समस्या क्या थी, इस बारे में जर्नल इयान कार्डोजो ने अपनी किताब में बताया है। उन्होंने अपनी किताब 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रीट एंड ग्लोरी फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान वॉर में लिखा है कि रूस की ये मिसाइल बोट्स तेज स्पीड से चलती थीं, लेकिन समस्या ये थी कि इतनी स्पीड की वजह से ये फ्यूल बहुत पीती थीं और किसी भी हालत में ये 500 नॉटिकल माइल्स से आगे नहीं जा सकती थीं। इसके अलावा ये नीची नौकाएं थीं, जिसकी वजह से समंदर की ऊंची लहरें इनके ऊपर से निकल सकती थीं। इसलिए उन्हें वॉरशिप पर लोड करके भेजा गया। जनवरी 1971 रूस से 8 मिसाइल बोट्स भारत आती हैं, जिनमें से हर एक का वजन करीब 180 टन था। सबसे पहले इन्हें मुंबई पोर्ट पर लाया जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि इतने भारी बोट्स को उतारने के लिए मुंबई पोर्ट पर कोई क्रेन अवेलेबल ही नहीं थी। इसीलिए इन्हें कोलकाता ले जाया गया, जहां क्रेन से इन्हें पोर्ट पर उतारा गया। लेकिन अब समस्या ये थी कि इन्हें मुंबई कैसे ले जाया जाए, क्योंकि ये तो 500 नॉटिकल माइल से आगे चल ही नहीं सकती थी। तब लेफ्टिनेंट कमांडर क्वात्रा ने एक टॉइंग गैजेट बनाया, जिसकी मदद से 8 अलग अलग वॉरशिप इन 8 अलग अलग मिसाइल बोट्स को टो करके, या कहें कि बकायदा घसीट करके कोलकाता से मुंबई ले गए। मुंबई में इन मिसाइल बोट्स के साथ युद्धाभ्यास किया गया और इनका निशाना देख हर कोई दंग रह गया। ये इतना सटीक था कि नौसेना को यकीन हो गया कि वो कराची पोर्ट को तबाह करने में कामयाब हो जाएंगे और उनमें जंग लड़ने का कॉन्फिडेंस आ गया। इसके बाद नेवी के कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स मीटिंग करते हैं और ये तय करते हैं कि वो इन बोट्स का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि अटैक के लिए भी करेंगे। कमांडर विजय जैरथ से इस बारे में प्लान तैयार करने के लिए कहा जाता है। उन्होंने एक पेपर पर पूरा प्लान तैयार करके कैप्टन नैयर को दिखाया और कैप्टन नैयर ने इसे चेक करके दिल्ली के नेवी हेडक्वार्टर में नेवल ऑप्स एंड प्लान्स को भेज दिया। इधर इंडियन आर्मी भी जोर शोर से जंग की तैयारी कर रही थी, जिसकी भनक पाकिस्तान को लग गई और उसने ये तय किया कि वो भारत पर पहले अटैक करेगा। 23 नवंबर 1971 पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने देश में इमरजेंसी लगा दी और युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। पाकिस्तान के इस ऐलान की खबर भारत को भी लग जाती है और इसी के साथ इंडियन नेवी कराची पोर्ट पर हमले की प्लानिंग में जुट जाती है। उस वक्त कराची पोर्ट भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जब भारत से जंग की तैयारी कर रहा था, तब टर्की, यूएसए और अलग अलग गल्फ कंट्रीज उसकी मदद कर रहे थे। ये बड़े बड़े कार्गो शिप में हथियार और बाकी सामान लोड करके पाकिस्तान भेजते, जो अरेबियन सी से होते हुए कराची पोर्ट पर उतरते थे। भारत का मकसद था कि वो कराची पोर्ट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे और पूरे अरेबियन सी से कोई भी कार्गो हेल्प पाकिस्तान तक ना पहुंच पाए। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत ही ताकतवर सबमरीन पीएनएस गाजी समंदर में घूम रही थी। गाजी को अमेरिका ने बनाया था और पाकिस्तान को लीज पर दिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इंडिया के वॉरशिप्स को तबाह कर सके। लेकिन 3 दिसंबर को जब पीएनएस गाजी भारत के आईएनएस विक्रांत को टारगेट करने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची, तब वो भारत के एक डिस्ट्रॉयर की रेंज में आ गई। लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह ने गाजी पर 2 बम गिराए। ये वो बम थे जो सबमरीन को ब्लास्ट करने में यूज होते थे। इनके अटैक से कुछ देर बाद ही भयानक ब्लास्ट हुआ और गाजी डूब गई। गाजी के डूबने को लेकर अलग अलग थ्योरी है। पाकिस्तान की तरफ से इस पर 2 थ्योरी दी जाती है। पहली थ्योरी के मुताबिक इसमें इंटरनल ब्लास्ट हुआ था और दूसरी थ्योरी कहती है कि इंडिया ने अंडर वाटर माइंस बिछा रखे थे, इसीलिए गाजी में ब्लास्ट हुआ और वो डूब गई। लेकिन इंडियन नेवी कहती है कि हमने गाजी पर सीधा अटैक किया था और जो बम गिराए थे उसी से वो डूबी थी। गाजी की कहानी पर एक फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन हकीकत में ये कैसे डूबी, इसकी कहानी हम आपको फिर कभी बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि गाजी का डूबना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फेल्योर था, लेकिन इससे भारत का रास्ता अरेबियन सी में क्लियर हो गया और अब बारी थी ऑपरेशन ट्राइडेंट को शुरू करने की। ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल। ऑपरेशन ट्राइडेंट का मकसद था कराची पोर्ट को ब्लॉक करना। इसमें यह तय हुआ कि भारत की मिसाइल बोट्स कराची के कोस्ट के करीब जाएंगी और उसके रास्ते में आने वाले पाकिस्तानी वॉरशिप को खत्म करके कराची पोर्ट पर बॉम्बिंग करेंगी, ताकि उसे बर्बाद किया जा सके।
1 दिसंबर 1971 ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्लान पास हो गया और मंजूरी मिलने के अगले ही दिन यानी कि 2 दिसंबर को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से कराची के लिए रवाना हो गया। ये तय हुआ कि 3 मिसाइल बोट्स आईएनएस निपात, आईएनएस वीर और आईएनएस नीलकंठ पाकिस्तान के वॉरशिप्स पर अटैक करके उन्हें तहस नहस कर देंगे। पाकिस्तानी नेवी को भी लग रहा था कि भारत उन पर अटैक कर सकता है, इसीलिए उन्होंने अलर्ट जारी किया था कि किसी भी मर्चेंट शिप को दिन ढलने के बाद कराची पोर्ट पर ना भेजा जाए। इन जहाजों के कराची पोर्ट के आसपास 75 माइल की रेंज में आने की भी मनाही थी। हालांकि इससे भारत को यह पक्का हो गया कि रात के वक्त जब उनके रडार में कोई भी शिप आएगा तो वो पाकिस्तान का वॉरशिप ही होगा। अब इंडियन नेवी अटैक के लिए तैयार थी, लेकिन वो कोई एक्शन ले पाती उससे पहले ही 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारत के कई एयरबेस पर हमला करके बमबारी कर दी। वैसे तो इस बमबारी में भारत का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे इंडिया को फुल फ्लैश्ड वॉर करने का मौका मिल जाता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, भारत की तीनों सेनाएं एक्शन मोड में आ जाती हैं और यहीं से इंडियन नेवी शुरू करती है ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर 1971 रात में भारत की 3 मिसाइल बोट्स आईएनएस निपात, आईएनएस वीर और आईएनएस नीलकंठ कराची पर हमला करने के लिए निकलते हैं। उन्हें 2 फ्रिगेट आईएनएस किल्टन और आईएनएस खचाल टो करके कराची पोर्ट तक ले जा रहे थे। ठीक 10:40 पर जब ये बोट्स कराची से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थे, तभी इन्हें रडार में एक सिग्नल मिलता है, जिससे इंडियन नेवल ऑफिसर्स ये समझ गए कि पाकिस्तान का कोई वॉरशिप उनकी रेंज में है। यह वॉरशिप था पीएनएस खैबर, वही खैबर जिसने द्वारका नेवल बेस पर अटैक किया था। वो मिसाइल बोट्स की रेंज में था और लगातार करीब आता जा रहा था। तब आईएनएस निपात पर मौजूद स्क्वाड्रन कमांडर बबरू यादव आईएनएस नीलकंठ को अपना रास्ता बदलने और पाकिस्तानी वॉरशिप पर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। आईएनएस नीलकंठ से तुरंत मिसाइल अटैक किया जाता है जो सीधा खैबर की तरफ जाती है। इस मिसाइल को अपनी तरफ आता देख पीएनएस खैबर को लगा कि यह भारत का कोई एयरक्राफ्ट है, इसलिए उसने एंटी एयरक्राफ्ट गन से अटैक किया। लेकिन ये तो मिसाइल थी जो बिना रुके सीधे पीएनएस खैबर पर जा लगी। इसके टकराते ही खैबर हिल गया और उसके बॉयलर रूम में भयानक आग लग गई। वहां मौजूद पाकिस्तानी नौसैनिकों को यह पता तक नहीं चल पाया कि हमला हुआ कहां से है। इसके बाद आईएनएस नीलकंठ ने एक और मिसाइल छोड़ी और पाकिस्तानी सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही 222 जवानों को लेकर खैबर डूब गया। खैबर डूब ही रहा था कि रात 11 बजे आईएनएस निपात की रेंज में एक और शिप आता है। इंडियन नेवी ऑफिसर्स को इसका नाम तो पता नहीं चला, लेकिन ये पक्का था कि ये पाकिस्तान का वॉरशिप ही था। इसीलिए आईएनएस निपात ने लगातार एक के बाद एक 2 मिसाइल अटैक किए। दूसरी मिसाइल लगते ही उस वॉरशिप से धुआं निकलने लगा, क्योंकि उसमें रखे हथियारों में आग लग गई। बाद में लंदन के रॉयल रजिस्टर ऑफ शिपिंग से पता चला कि यह पाकिस्तान का वॉरशिप एमवी वीनस चैलेंजर था, जो अमेरिका से हथियार लेकर पाकिस्तान जा रहा था। इसे 5 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचना था। केपी गोपाल राव ने अपने आर्टिकल में लिखा कि उन्होंने रडार में देखा कि चैलेंजर के 2 टुकड़े हो गए और 8 मिनट के भीतर ही वो डूब गया। जब ये डूबा तब ये कराची से 26 माइल दूर साउथ में था। इसके बाद बारी आई मिसाइल बोट वीर की। वीर ने 11:20 पर एक मिसाइल अटैक किया, जिसका निशाना था पाकिस्तानी वॉरशिप पीएनएस मुहाफिज। जैसे ही मिसाइल ने मुहाफिज पर हिट किया, वैसे ही उसमें आग लग गई। करीब 70 मिनट तक वो आग की लपटों से घिरा रहा और फिर 33 जवानों को लेकर कराची से 19 माइल साउथ में डूब गया। इंडियन नेवी को ये ऑर्डर मिले थे कि कराची की तरफ जितना हो सके मिसाइल अटैक किया जाए, और इसी तरह मिसाइल बरसाते बरसाते ये बोट्स कराची के बिल्कुल करीब पहुंच गए। तब आईएनएस निपात को अपने रडार में किमारी तेल टैंक दिखाई दिए। निपात तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और जब रेंज सिर्फ 18 माइल रह गई, तब उसने तेल टैंकों पर मिसाइल अटैक कर दिया। पहली मिसाइल तो चूक गई, लेकिन दूसरी सीधे तेल टैंकरों में जाकर लगी और इससे इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि किमारी तेल डिपो में आग लग गई। इसके बाद उन्होंने एक और मिसाइल अटैक पीएनएस ढाका पर किया, लेकिन उसके कमांडर ने उसे बचा लिया।
हालांकि अब भारतीय नौसेना का मिशन पूरा हो चुका था। कहते हैं कि कराची पोर्ट के एक तरफ पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर था और दूसरी तरफ किमारी तेल डिपो में आग लगते ही तेल टैंकर फटने लगे और पूरा कराची पोर्ट धूं धूं करके जलने लगा। इस कारनामे के तुरंत बाद नेवी कमांडर जैरथ ने अपने रेडियो पर मैसेज दिया और पिजन्स हैप्पी इन द नेस्ट रिजॉइनिंग। उनको जवाब मिला, F-15 से विनाश के लिए इससे अच्छी दिवाली हमने आज तक नहीं देखी। कहते हैं कि इन मिसाइलों ने कराची तेल डिपो में इतनी भयानक आग लगाई कि वहां धुएं का गुबार पैदा हो गया। तेल डिपो धूं धूं करके जल रहा था और इसमें लगी आग की लपटों को 60 मील दूर से भी देखा जा सकता था। ऑपरेशन ट्राइडेंट कामयाब हो चुका था और अब भारतीय नौसैनिकों को वापस लौटना था। उन्होंने तुरंत शिप को मोड़ा और सभी मिसाइल बोट्स को टो करके वो रातों रात मुंबई पोर्ट पर वापस आ गए। दुनिया हैरान थी क्योंकि इतने बड़े मिशन को अंजाम देने के बावजूद भारत के सभी नौसैनिक सही सलामत लौट आए थे। एडमिरल SM नंदा अपने ऑटोबायोग्राफी द मैन हु बॉम्ब्ड कराची में लिखते हैं, इसकी आशंका थी कि दिन के वक्त कराची के तट पर लगे रडार इन मिसाइल बोटों की गतिविधियों को पकड़ सकते थे और उन पर हवाई हमले का खतरा बन सकता था। इसीलिए तय किया गया कि हमला रात में किया जाएगा। सूरज डूबने से पहले तक ये मिसाइल बोट कराची में मौजूद युद्धक विमानों की पहुंच से बाहर रहेंगे। रात में तेजी से ये अपना काम करेंगे और सुबह होते होते फिर पाकिस्तानी वायुसेना की पहुंच से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा हुआ भी। इंडियन नेवी ने रातों रात मिशन को अंजाम दे दिया, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स नेवी की मदद के लिए आगे ही नहीं आई। इसका फायदा ये रहा कि भारत के नौसैनिक अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित लौट आए। कहते हैं कि इस हमले के बाद पाकिस्तान को इतना करारा झटका लगा कि उसने अपने सारे वॉरशिप को कराची पोर्ट के अंदरूनी इलाकों में बुला लिया, जिससे अरेबियन सी का पूरा कंट्रोल भारत के हाथों में आ गया। हालात ये हो गए कि इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी शिप ना तो अरेबियन सी के अंदर आ सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। वहीं कराची तेल डिपो की आग को तो 7 दिनों तक नहीं बुझाया जा सका। कहते हैं कि इस हमले के अगले दिन जब एयरफोर्स के फाइटर जेट्स कराची पर बमबारी करने गए तो उन्होंने बताया कि ये एशिया का सबसे बड़ा बोनफायर था। कराची पोर्ट पर इतना ज्यादा धुआं था कि यहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उधर रशियन नेवी के चीफ एडमिरल गोर्शकोव अपने सैटेलाइट के जरिए कराची पोर्ट पर बॉम्बिंग को देख पा रहे थे। वो इस नजारे को देख इतना खुश हुए कि वहां मौजूद अपने साथियों को गले से लगा लिया। हालांकि उस वक्त यूएस पाकिस्तान के साथ था और भारत के इस हमले के बाद उसने अपना 7वां बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा। 7वें बेड़े में 50 से 70 वॉरशिप और सबमरीन, 150 फाइटर जेट्स और 20,000 नौसैनिक थे। लेकिन वो ढाका के करीब पहुंच पाता उससे पहले ही ये खबर लीक हो गई और रूस का जहाजी बेड़ा, जिसमें कई न्यूक्लियर शिप और सबमरीन थे, वो इंडियन नेवी की मदद के लिए पहुंच गया। नतीजा ये रहा कि इस जंग में यूएस का साथ मिलने के बावजूद पाकिस्तान अकेला रह गया और 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। भारत ने इस जंग को जीत लिया और बांग्लादेश आजाद हो गया। इस जीत को हासिल करने में रूस का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए जंग जीतने के बाद एडमिरल गोर्शकोव अपनी फ्लीट के साथ मुंबई आए, जहां इंडियन नेवी ने उनके वेलकम के लिए INS विक्रांत पर एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, जिसमें सभी नेवल ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहनकर शामिल हुए। मेजर जनरल कार्डोजो लिखते हैं कि गोर्शकोव ने भारत के एडमिरल नंदा से कहा कि वो उन 9 सैनिकों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने मिसाइल बोट से कराची पर हमला किया था। तब नंदा ने उन्हें बताया कि मिसाइल बोट के कमांडर यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है, लेकिन गोर्शकोव उनसे मिलने के लिए बेकरार थे। इसीलिए उन्होंने नंदा से रिक्वेस्ट की कि कमांडरों को उसी ड्रेस में सेरेमनी में आने दिया जाए। नंदा मान गए और सभी कमांडर्स को वहां बुलाया, जिनसे मिलकर गोर्शकोव ने उनकी तारीफ की। उन्होंने अपने सेरेमनी स्पीच में कहा कि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि उस लड़ाई में आप अकेले नहीं थे। हम अमेरिका के 7वें बेड़े की गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए थे। अगर जरूरी होता तो हम हस्तक्षेप भी करते, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह हमारी मिसाइल बोटों का इस्तेमाल किया उसके हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। आपको बहुत बधाई। इंडियन नेवी की इस बहादुरी की याद में आज भी हर साल 4 दिसंबर को भारत में नेवी डे
या कहें कि नौसेना दिवस मनाया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 17वीं सदी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। इसीलिए नेवी के नए लोगों में शिवाजी का राज चिन्ह उकेरा गया है। भारत की नौसेना आज दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर जल सेना है, जिसकी बहादुरी को भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी सैल्यूट करता है। तो दोस्तों, ये थी नेवी की बहादुरी की कहानी। लेकिन 1971 की जंग में आर्मी और एयरफोर्स की बहादुरी के किस्से अब भी बाकी है। इतिहास बताता है कि सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सरेंडर कराया था, जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर था। इस जंग से जुड़े किस्से और भी हैं, जिन्हें सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाने से पहले ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।